भौतिक भूगोल में आज हम पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। भूकंप के कारण में ज्वालामुखी क्रिया एवं भूपटल भ्रंश के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज भू संतुलन में अव्यवस्था और अन्य कारणों का अध्ययन करेंगे। भूपटल के विभिन्न भाग संतुलित अवस्था में हैं। जब कभी भी संतुलन में क्षणिक या दीर्घकालिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। भू संतुलन संबंधी तरह तरह की अव्यवस्थाएं तथा पुनर्व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमेशा भूकंप का अनुभव नहीं किया जाता। इसके विपरीत जब अव्यवस्था अचानक हो जाती है तो भूकंप प्रारंभ हो जाता है। यदि किसी नवोदित पर्वत के निर्माण के बाद उस पर अनाच्छादन की शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं तो अपरदन द्वारा पर्वतीय भाग कटकर नदियों द्वारा सागरीय भाग अथवा झीलों में जमा होने लगता है। इस प्रकार दो प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। पहला, पर्वतीय भाग का अपरदन के कारण नीचा होना तथा उसके भार में कमी। दूसरा, सागरीय भाग में लगातार निक्षेप द्वारा भार में वृद्धि। इस क्रिया द्वारा भू संतुलन समाप्त हो जाता है, परंतु इस संतुलन को स्थापित करने के लिए सागरीय तल नीचे की तरफ खिसकने लगती है और भार में कमी होने के कारण पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगते हैं। जब तक ये क्रिया धीरे धीरे होती है तब तक इसका आभास नहीं हो पाता, लेकिन जब ये क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है तो भूपटल में कंपन पैदा हो जाती है। इस प्रकार के भूकंप प्राय नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पर पर्वत निर्माणकारी क्रिया के कारण भूपटल में अभी तक संतुलन स्थापित नहीं हो सका है। दूसरा जो कारण है जलीय भार। अधिकांश भूगर्भवेताओं का मत है कि धरातलीय भाग पर जब जल की अपार राशि का संग्रहण या भंडारण हो जाता है तो उसमें उत्पन्न अत्यधिक भार तथा दबाव के कारण जल भंडार की तली के नीचे स्थित चट्टानों में हेरफेर होने लगता है। जब ये परिवर्तन शीघ्रता से होता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर स्थायी जल भंडार से या चिरस्थायी जल भंडारों से नहीं है तात्पर्य, क्योंकि ये जल भंडार सागर, झील आदि अपना संतुलन स्थापित कर चुके हैं। यहाँ मानव निर्मित जलाशय तथा बांधों से हमारा अभिप्राय है। जो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं बहुमुखी योजनाओं के अंतर्गत, तो अनावश्यक जल को बड़े बड़े जल भंडारों में एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार जब भूपटल पर अत्यधिक जल के भंडारण से भार तथा दबाव अचानक बढ़ जाता है तो भूपटल में पुनर्व्यवस्था स्थापित होने लगती है और भूकंप का अनुभव किया जाता है। 1967 के भारत के कोयना भूकंप के अनेक संभावित कारणों में से एक कारण कोयना बांध तथा जल भंडारण द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था को भी बताया है। कृष्णन महोदय इस मत के प्रमुख प्रवक्ता हैं। उनके अनुसार कोयना बांध द्वारा जल भंडार में अत्यधिक जल के भंडारण के कारण जलीय भार से धरातलीय भाग में धसाव हुआ, जिस कारण भूपटल में अव्यवस्था होने के कारण भूकंप अनुभव किया गया। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर बांध बनने तथा मीड नामक जलाशय के बन जाने के बाद उस क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहे हैं। कोयना बांध के बनने के कारण जलाशय में पानी इकट्ठा किया गया। उसके परिणाम में जमीन के भीतर कुछ तरह की तब्दीलियां हुई और अंततः भूकंप आया। कोयना भूकंप अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन यहाँ पर ये भी माना जाता है कि केवल कोयना जलाशय के आधार पर ये कहना कि कोयना नगर का भूकंप जलाशय में एकत्रित पानी से ज़्यादा वजनी होने के कारण आया है, ये सही नहीं है। उसके 1967 के बाद कोयना क्षेत्र में लगातार हल्के भारी भूकंपीय झटकों के अंकन के बाद अधिकांश लोग जलीय भार को वहाँ पर भूकंप का कारण मानने लगे हैं। नेक्स्ट जो अपना कारण है उसमें भूपटल में सिकुड़न जो है उसका अध्ययन करेंगे। भूपटल में सिकुड़न में पृथ्वी के संकुचन सिद्धांत के आधार पर अनेक विद्वानों ने प्रतिपादन किया कि पृथ्वी के तापमान में विकिरण की क्रिया के फलस्वरूप निरंतर कमी हो रही है। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिकी भूगर्भशास्त्री डाना ने 1847 और यूरोप के विद्वान ली डी ब्यूमाउंट ने 1852 ईस्वी में किया। विकिरण द्वारा निरंतर ताप में कमी के कारण पृथ्वी के ताप में पर्याप्त कमी होने के कारण भूपटल शीतन होने लगता है।
इस प्रकार पृथ्वी के ठंडे होने से उसकी पपड़ी में सिकुड़न तथा संकुचन होता है, जो कि पर्वत निर्माणकारी क्रिया को जन्म देती है। जेफरीज इस मत के सर्वप्रमुख प्रवक्ता हैं। संकुचन तथा सिकुड़न जब शीघ्र एवं तीव्रता से होती है तो भूपटल में कंपन पैदा हो जाती है और भूकंप अनुभव किया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थक इस मत के कटु आलोचक हैं। इन विद्वानों का कहना है कि पृथ्वी कैम्ब्रियन युग के बाद शीतल नहीं हुई है, परंतु भूकंप तो प्राय आते ही रहते हैं। अभी अनुसंधानों के आधार पर यह बताया जाता है कि पृथ्वी के अंदर अनेक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पदार्थ वर्तमान हैं, जिनके विघटन के कारण अत्यधिक मात्रा में ताप की उत्पत्ति होती है। ये अनुमान किया जाता है कि विकिरण द्वारा नष्ट ताप की पूर्ति इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स द्वारा उत्पन्न ताप से हो जाती है, अतः पृथ्वी में ताप कमी की समस्या ही नहीं होती। इस प्रकार अधिकांश विद्वान भूपटल में शीतलता के कारण संकुचन में विश्वास नहीं रखते हैं। फिर आता है आपका गैसों का फैलाव। भूपटल के नीचे जब किसी कारण से जल पहुंच जाता है तो अत्यधिक ताप के कारण जलवाष्प अथवा गैस में बदल जाता है। जब इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो ये गैसें अथवा वाष्प ऊपर जाने का प्रयास करती हैं। इसके फलस्वरूप भूपटल के नीचे धक्के लगने या प्रेशर लगाने लगती हैं, जिस कारण भूपटल में कंपन उठने लगती है और भूकंप का अनुभव किया जाता है। कभी कभी ऊपरी दबाव कम हो जाता है तो अचानक संकुचित गैस में प्रसार या फैलाव होने लगता है, जिस कारण पृथ्वी में कंपन हो जाती है। फिर आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेट किनारों रचनात्मक, विनाशी एवं संरक्षी, जो कि अपन ने पहले ज्वालामुखी पढ़ रहे थे उस समय भी बात की थी, के सहारे गठित होती हैं। रचनात्मक प्लेट किनारों का निर्माण मध्य महासागरीय कटकों के सहारे होता है, जहाँ पर दो प्लेट टूटकर विपरीत दिशाओं में गतिशील होते हैं। इस कारण दाब मुक्ति होने से मध्य महासागरीय कटक के नीचे ऊपरी मेंटिल का भाग पिघल जाता है तथा मैग्मा का निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के रूप में ऊपर अग्रसर होता है और इस प्रक्रिया के कारण भूकंप आता है। मैग्मा के ऊपर उठने की दर मंद होती है, अतः भूकंप साधारण एवं कम गहराई वाले होते हैं, जिनका भूकंप मूल 25 से 35 किलोमीटर की गहराई तक होता है, परंतु 60 किलोमीटर तक की गहराई वाले भूकंप मूल का भी पता चला है। इस तरह अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक के सारे लंबी श्रृंखला में आने वाले भूकंप प्लेट के विपरीत दिशाओं में संचलन एवं मैग्मा के ऊपर की ओर आने एवं ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण आते हैं। विनाशी प्लेट किनारे आपस में टकराते हैं, यानी दो प्लेट के आमने सामने गतिशील होने के कारण, जिस कारण अधिक घनत्व वाली प्लेट किनारे का कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्षेपित भाग नीचे मेंटिल में चला जाता है। प्लेटों के इस आपसी टकराव क्षेपित भाग की रगड़ एवं क्षेपित भाग के 100 किलोमीटर से अधिक गहराई में जाकर अत्यधिक ताप के कारण पिघलकर मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होने के कारण तीव्र भूकंप आते हैं। इस प्रकार के भूकंपों के भूकंप मूल की गहराई 700 किलोमीटर तक हो सकती है। इस तरह के भूकंप परिप्रशांत मेखला एवं मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट का अमेरिकन प्लेट के नीचे बेनियोफ मंडल के सहारे क्षेपण हो रहा है, जिस कारण क्षेपित भाग के नीचे जाने से उत्पन्न रगड़ के कारण इस क्षेत्र में तीव्र भूकंप आते हैं। इसी तरह एशिया के पूर्व में महासागरीय क्रस्ट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होने से पूर्वी एशिया में द्वीप चाप एवं तोरण के सहारे खासकर जापान में तीव्र भूकंप आते हैं। इसी तरह अफ्रीकी प्लेट की यूरोपीय प्लेट के नीचे, भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट के नीचे सबडक्शन होने के कारण मध्य महाद्वीपीय पेटी के भूकंप आते हैं। भुज का जो 2001 का भूकंप का मुख्य कारण भारतीय प्लेट के एशिया प्लेट के नीचे सबडक्शन तथा उसके कारण सतह के नीचे दरार का पुनः सक्रिय होना बताया है। अब आता है संरक्षी प्लेट किनारे में किस तरह से होता है। जहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल सरकते हैं, वहाँ पर संरक्षी प्लेट किनारे का निर्माण होता है एवं रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर तीव्र
भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश इसका प्रमुख उदाहरण है। ये थे अपने भूकंप के कारण।